कुछ याद आने से अचानक रघुवर प्रसाद उठे। उन्हें चिड़ियों की चहचहाट और कोयल के कूकने की आवाज के बाद गौ में छोटी ऊ की मात्रा गुड़िया भी सुनाई दिया था। वे उठकर खड़े हो गए। पत्नी के घुटने के ऊपर तक खिंची साड़ी के ऊपर उन्होंने चादर डाल दिया था। उठो। उन्होंने पत्नी को प्यार से ऐसे उठाया जैसे यह कई वर्ष रोज सुबह का सिलसिला था। रघुवर प्रसाद ने खिड़की से नीचे झांक कर देखा। गुड़िया स्लेट पटरी लेकर खिड़की के नीचे बैठे पढ़ रही थी। जब वे सो रहे होंगे तब गुड़िया ने ईंटों के ऊपर खड़े होकर झांका होगा। खिड़की में सलाखें नहीं थी। कमरे में कूदकर कोई ना आ जाए इसके लिए बस पल्ले को बंद किया जा सकता था। पल्ले के बंद करने से कोई न आए में हवा उजाला बाहर का दिखना भी नहीं आता था। खिड़की के पल्ले खुले होने से उनके उठने के पहले से कमरे में सुबह थी। रात को उन्होंने सोचा था कि पत्नी से कहेंगे कि वह खिड़की पर ढिबरी लेकर खड़ी हो जाए ताकि वे ईंटें वहां से हटा दें। फिर उन्होंने सोचा कि ईंटें हटाने से पहले खिड़की का पल्ला बंद कर देते हैं, पर वे भूल गए। वे टट्टे के ताले की चाबी ढूंढ रहे थे, उन्हें नहीं मिली। जिस जगह रसोई का सामान था वहां एक चुकिया में उन्होंने चाबी रख दी थी। चुकिया वहां नहीं दिख रही थी। पत्नी ने खटपट में अपने स्वप्न के संसार को नींद से जाग कर देखा। टट्टे की चाबी नहीं मिल रही है। उन्होंने पत्नी से पूछा। पत्नी ने सबसे अलग एक ईंट के ऊपर रखी उस चुकिया को बताया। उसे लगा होगा कि चौके के सामान के साथ टट्टे की चाबी को नहीं होना चाहिए। अपने मन से उसने अपनी गृहस्थी को जमाने का काम यही किया था। जब रघुवर प्रसाद बस स्टैंड गए थे तब पड़ोसियों से उसे यह कुछ गृहस्थी की जानकारी मिल गई थी। चुकिया की चाबी टट्टे की चाबी है, इसका उसने अनुमान लगाया था। थोड़ी देर में घर की चीजें अपने अपनी जगह से हटकर पत्नी की इच्छा से जगह लेने लगी। चीजों के इधर उधर होने के सम्मोहन से रघुवर प्रसाद को लगा कि नींद पूरी नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चे खिड़कियों की ईंट पर खड़े होने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। दोनों बच्चों से निर्लिप्त अपने काम में थे और बच्चे बायोस्कोप की तरह खिड़की से देख रहे थे। खा पीकर रघुवर प्रसाद किताब लेकर खटिया पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद खिड़की के पीछे बच्चों के खुशी से चिल्लाने की आवाज उन्होंने सुनी। रघुवर प्रसाद से रहा नहीं गया। किताब ले लिए खिड़की के पास आए। एक लड़का खड़ा था, बाकी सब भाग गए थे। क्या है? उन्होंने उस लड़के से पूछा। बकरी का बच्चा, उसने कहा। हवा अच्छी चल रही थी। कौन से रंग का है? उन्होंने पूछा। काले रंग का, बच्चे ने कहा। रघुवर प्रसाद मुस्कुराए। बकरी के बच्चे को देखने चलोगी? रघुवर प्रसाद ने अपनी पत्नी से पूछा। चलो। पत्नी तुरंत तैयार हो गई। इधर खिड़की से चलेंगे, उन्होंने कहा। अप्रैल का पहला सप्ताह था। सुबह की हवा में वहां थोड़ी ठंडक थी। हवा तेज चल रही थी। खिड़की से बाहर पैर लटकाकर रघुवर प्रसाद कूदे। फिर उन्होंने पत्नी की सहायता की। वहां एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे लंबी रस्सी से बकरी का एक काला बच्चा बंधा था। हवा के चलने से पीपल के पत्ते इधर उधर झरते तो बकरी का बच्चा दौड़ते हुए पत्ते की तरह लपक कर एक पत्ते की तरफ जाते जाते फिर दूसरे पत्ते की तरफ दौड़ पड़ता। हवा चलने से एक साथ कई पत्ते खड़ खड़ झरते। पत्नी का साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। उड़ते हुए पल्लू में एक पत्ता आकर अटक गया। सब पत्ते का झरना देख रहे थे। नीचे ढेर से पत्ते इकट्ठे हो गए। बच्चे गिरते हुए पत्तों को पैर से दबाने के लिए दौड़ते थे। पत्नी के पास एक पत्ता झरा। उसने पैर से दबाना चाहा तो निशाना चूक गया। रघुवर प्रसाद, पत्नी और बच्चे गिरते हुए पत्तों को पकड़ने, पैर से दबाने इधर उधर दौड़ रहे थे। उनके खेल को देखकर लगने लगा कि पत्ते जानबूझकर खेलते हुए झर रहे हैं। पेड़ अपने पत्ते झराता खेलते हुए खड़ा था। पत्नी के बालों में एक पत्ता फंस गया। रघुवर प्रसाद ने कहा, तुम्हारे बालों में एक पत्ता अटका है। पत्नी ने बालों में पत्ते को अंगुलियों से टटोला तो पत्ता नीचे गिर गया। रघुवर प्रसाद ने कहा। पड़ोसन अपनी खुली खिड़की से चिल्लाई, हाथी आया। बकरी के बच्चे के साथ खेलना छोड़ सारे बच्चे हाथी की तरफ दौड़ गए। रघुवर प्रसाद को लगा कि हाथी कुछ पहले आ गया है। वे पत्नी का हाथ पकड़े पकड़े खिड़की तक आए। पहले उन्होंने पत्नी को चढ़ाया, फिर वे कमरे में कूद गए। हाथी आया से प्रफुल्लित पत्नी दरवाजे खोलने लगी। पत्नी ने दरवाजे को पूरा खोला जैसे हाथी को घर के अंदर आना हो। पल्ले की आड़ में उसने देखा भारी भरकम हाथी था। फिर वह अंदर आ गई।
रघुवर प्रसाद तैयार होते होते देख रहे थे कि हाथी पर बैठा साधु बीड़ी पी रहा था। हाथी देखकर पत्नी एक छोटी लड़की की तरह खुश थी। रघुवर प्रसाद आज साधु से कहना चाहते होंगे, हाथी पर बैठकर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं टेम्पो से चला जाऊंगा। तब साधु कहेगा, मैं आपको टेम्पो स्टैंड में देख रहा था, आप आए नहीं तो आपको लेने घर आ गया। आज देर हो गई, रघुवर प्रसाद कहेंगे। टेम्पो देखने में और देर होगी, हाथी से चले चलिए, हाथी को तेज ले चलेंगे। अच्छा, कहकर रघुवर प्रसाद हाथी पर बैठने के लिए तैयार होंगे। कंधे से लटकने वाले झोले में 3 किताबें थीं। पत्नी से जाते जाते उन्होंने कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, जाने का मन नहीं हो रहा। रघुवर प्रसाद के बाहर आते ही साधु ने हाथी को जमीन पर बैठाया। कार का दरवाजा साहब के आते ही ड्राइवर खोलता है, उसी तरह रघुवर प्रसाद को देखकर साधु ने हाथी से बैठने को कहा होगा। हाथी का बैठना कार का बंद दरवाजा खुलना जैसा था। हाथी रघुवर प्रसाद को देखकर नहीं बैठा होगा। बार बार ऐसा होने पर रघुवर प्रसाद को देखकर हाथी को बैठने की आदत हो जाए। पत्नी समझती थी कि हाथी रघुवर प्रसाद को देखकर बैठा है। वह रघुवर प्रसाद को हाथी पर चढ़ते हुए देख रही थी और सुखी थी। झोला अगर लटकाने वाला नहीं होता तो कठिनाई होती। चपरासी का छत्ता लौटाने की उन्हें याद नहीं थी। चलें, साधु ने पूछा। चलो, रघुवर प्रसाद ने कहा। अब की बार उन्होंने हाथी पर बैठे बैठे पत्नी को पड़ोस की औरतों और बच्चों के साथ खड़े देखा। रघुवर प्रसाद को जाते हुए पत्नी कुछ देर देखती रही, फिर घर का काम करने अंदर चली गई। हाथी पर बैठे रघुवर प्रसाद ने देखा कि एक साइकिल हाथी से आगे निकल गई। एक छोटे कद के भूरे रंग के घोड़े पर गांव का एक बूढ़ा आगे आगे चलता जा रहा था। अब हाथी चलते चलते घोड़े के बराबर आया तो घोड़ा चौंक गया। घोड़ा का बूढ़ा सवार लगाम छोड़े तब ऊँघता हुआ बैठा था। जैसे तैसे लगाम पकड़कर घोड़े को उसने काबू में किया। बूढ़ा सवार तब हाथी के पीछे हो गया था और धीरे धीरे उसी तरह घोड़े पर बैठे जा रहा था जैसे पहले आगे जा रहा था। जाने की उसकी वही लय हो गई थी जो पहले थी। यह लय धीरे धीरे समय बीतने की लय थी। गर्मी की दोपहर जैसे धीरे धीरे बीतती है। दोपहर अभी नहीं हुई थी, पर घोड़े की चाल देखकर लगता था कि उसका गांव कितना भी समीप हो, उसे रास्ते पर दोपहर जरूर मिलेगी। आगे कहीं दोपहर घोड़े के आने का रास्ता खड़े खड़े देख रही होगी। घोड़ा जैसे ही उसके पास आएगा, दोपहर होकर उसके साथ साथ चलने लगेगी। चलते चलते वह बीत जाएगी और आगे रात मिलेगी और यह सिलसिला कई रात कई सुबह तक चलता रहेगा। थोड़ी देर बाद दीवारों का जाता हुआ डेरा मिला। औरतें सिर पर टट्टा कमचिन बांधे थी। 3 सुअर 3 साइकिलों के कैरियर में बंधे थे। चौथे साइकिल के कैरियर में एक टुकनी में छोटा बकरा बैठा था। बकरा ले जाने वाला देवार डेरे का आदमी नहीं लगता था। सभी साइकिल को पैदल ले जाया जा रहा था। एक बूढ़े देवार के पीछे एक मरियम कुत्ता निश्चित दूरी बनाए हुए साथ जा रहा था। यह कुत्ता बंधा नहीं था, पर अदृश्य रस्सी से बंधा जा रहा था। अदृश्य रस्सी पालतू होने की स्थिति थी। दूसरा कुत्ता जो सचमुच रस्सी में बंधा था, हाथी के पास पहुंचते ही भौंकने लगा। मरियल कुत्ता भी डरा डरा भौंकने लगा। थोड़ा आगे जाने पर एक ठेले पर जाती हुई नाव मिली। नाव एक तालाब से दूसरे तालाब की ओर जा रही होगी। नाव से टिका हुआ ठेले पर एक बच्चा सो रहा था। एक औरत और उसका पति नाव ठेल रहे थे। उनका बच्चा होगा। नाव सीधी रखी थी, उसे बांधा गया था। फिर भी हाथी के ऊपर से देखने पर लगता था कि नाव तैरते तैरते छूट रही है और हाथी भी ऊपर नीचे होता हुआ हिचकोले करता आगे बढ़ रहा है। नाव के साथ साथ चलने में कुछ समय तक चलना तैरने के समान लगता होगा। सड़क पर चलते हुए डूबने का डर कतई नहीं लगेगा, यह निश्चित था, पर हाथी के ऊपर बैठे हुए रघुवर प्रसाद को नीचे गिर जाने का डर था। स्कूटर का हॉर्न सुनकर रघुवर प्रसाद ने देखा कि विभागाध्यक्ष साइकिलों के बीच से होकर हाथी से आगे निकलना चाहते हैं। एक सुअर बुरी तरह चीखा। विभागाध्यक्ष का ध्यान सुअर के चीखने में बट गया, नहीं तो वे रघुवर प्रसाद के नमस्ते को देखते जो उनके लिए था। एक ट्रक आ रहा था। ट्रक में रेत भरी थी। नदी की चमकती रेत थी। बरसात में नदी भरने लगती तब रेत निकालना मुश्किल हो जाता। तब खादान की रेत निकाली जाती थी। खादान की रेत साफ सुथरी नहीं होती थी। अधिक बरसात में रेत बहुत महंगी हो जाती। बरसात आने में अभी 1.5 महीना था।
ट्रक को आते देख साधु ने हाथी को जितना सड़क के किनारे करना चाहा, हाथी उससे ज्यादा किनारे हो गया। शीशम के पेड़ की डाली से बचने के लिए दोनों को झुकना पड़ा। शीशम की एक कोमल डाल रघुवर प्रसाद ने झुके हुए तोड़ लिया था। महाविद्यालय से कुछ दूर रघुवर प्रसाद उतरना चाहते थे, पर साधु ने हाथी को झंडा लगाने की बल्ली के पास रोका। हाथी के बैठते ही इस तरह उतरे कि वे हाथी से नहीं उतरे, वहां पहले से खड़े थे और हाथी उनके पास आ गया। शीशम की डाल उनके पास थी। डाल में छोटी छोटी कली लगी थी। विभागाध्यक्ष थोड़ी देर पहले आकर बैठे थे। शीशम की डाल? उन्होंने पूछा। जी हाँ। शीशम में फूल आ गए? हाँ, आम में बौर बहुत आए हैं। आम के बौर और महुआ के फूल की गंध मुझको एक जैसी लगती है। जी सर, चक्कर आता है। आपको? नहीं, मन को। बांस की पत्तियां पीली पड़कर झरने लगी हैं। रघुवर प्रसाद हाथी की बात कहने से पहले अपने को बचा रहे थे। यही हाल विभागाध्यक्ष का था। विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद को हाथी पर बैठे हुए देख लिया था। आम के पेड़ के शरीर का रंग और नीम के पेड़ के शरीर का रंग एक जैसा है, रघुवर प्रसाद ने क्लास लेते जाते समय विभागाध्यक्ष से कहा था। पढ़ाकर जब वे लौटे तब विभागाध्यक्ष ने उनसे कहा, आपके दोनों हाथ में चाक लगी रहती है। कक्षा से आते हैं तो हाथों के साथ साथ चेहरे पर भी सफेदी लगी रहती है। आपको मालूम तो है सर, मैं दोनों हाथों से लिखता हूँ। हाँ, पर चेहरे से तो नहीं लिखते। जी हाँ। चलने से दोनों पैर एक साथ चलते हैं, रुको तो दोनों पैर एक साथ रुक जाते हैं, दोनों पैर एक साथ आराम करते हैं। रघुवर प्रसाद बिना रुके लिख सकते थे। बायां हाथ थक जाए तो दाहिने हाथ से, तब तक बायां हाथ सुस्ता लेता। बाएं हाथ के सुस्ताने के बाद बाएं हाथ से लिखते और दाहिना हाथ सुस्ताता रहता। यदि वे ऐसा करते रहे तो एक समय जल्दी आ जाएगा जब लिखने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा और हाथ थके हुए नहीं होंगे। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।